हेलो दोस्तों, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन या इन्वायरमेंट स्टडी पार्ट फर्स्ट। दोस्तों, इसमें हमने 6 टॉपिक या क्वेश्चंस लिए हैं। पर्यावरण पर्यावरण एक ऐसा शब्द है जिसके अंतर्गत जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल आदि को हम शामिल करते हुए चलते हैं, जिसमें जैव और अजैव दोनों प्रकार के घटकों को हम शामिल करते हैं। दोस्तों, जिस तरह हमारी अपने खुद के प्रति, समाज के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक उसी तरह हमारे पर्यावरण के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। लेकिन आज विकास के अंधी होड़ में या आगे बढ़ने की होड़ में हमने अपने पर्यावरण को बुरी तरह नुकसान पहुंचा दिया है। इसी का परिणाम है कि आज हम अपने चारों तरफ पर्यावरण से संबंधित तरह तरह की समस्याओं को, विपदाओं को देख सकते हैं, जिनका स्वरूप लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। तो दोस्तों, आज की इस क्लासेज में हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित अलग अलग चीज़ों को सामने रखते हुए चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है पर्यावरण अध्ययन और इसकी बहुशास्त्रीय प्रकृति क्या है या इसका महत्व क्या है। पर्यावरण अध्ययन, तो पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हम अपने पर्यावरण के स्वरूप को, पर्यावरण की गतिविधियों को, पर्यावरण के अलग अलग तत्वों के बीच आंतरिक क्रियाओं को जानते समझते हैं। आज के समय में जब हमारा पर्यावरण लगातार क्षरण की तरफ चल रहा है, नष्ट हो रहा है, तो उन हालातों में आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाए रखने के लिए स्कूली स्तर से लेकर कॉलेज लेवल तक पर्यावरण अध्ययन को एक प्रमुख विषय के रूप में शामिल कर लिया गया है। तो बात आती है कि पर्यावरण अध्ययन का क्या महत्व। अगर हम पर्यावरण की अध्ययन को पढ़ते हैं तो इससे क्या लाभ होगा। तो सबसे पहला लाभ पर्यावरण और पारिस्थितिकी में समन्वय का ज्ञान होगा। यानी पर्यावरण अध्ययन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी, या कह सकते हैं कि पर्यावरण और मानव के बीच में समन्वय स्थापित करने में हमें मदद मिलेगी कि किस तरह मनुष्य विकास करते हुए भी पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकता है। इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट हमें बताता है कि पर्यावरण अध्ययन का अन्य विषयों से कैसे समन्वय स्थापित किया जाए, जैसे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, इन सब विषयों को साथ में लेकर कैसे हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन का एक बड़ा लाभ क्या है कि इसके माध्यम से अन्य विषयों के साथ समन्वय बनाते हुए हम पर्यावरण की रक्षा के लिए उचित कदमों को उठा सकते हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन का एक बड़ा लाभ संसाधनों के संरक्षण में मिलेगा। संसाधन जिनका उपयोग करके हम अपने जीवन को गतिशीलता देते हैं, संसाधन, प्राकृतिक संसाधन जिनका निर्माण 1-2 सालों में ना होकर हजारों लाखों सालों की प्रक्रिया में हुआ है। आज जब ये संसाधन लगातार सीमित होते जा रहे हैं या नष्ट होने वाले हैं, तो उन हालातों में अगर हम पर्यावरण अध्ययन करते हैं तो उन संसाधनों की संरक्षण में हमें काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन का दूसरा बड़ा लाभ हमें यह है कि पर्यावरण के बारे में हम जागरूक हो जाते हैं कि हमारा पर्यावरण क्या है, उसका स्वरूप क्या है, पर्यावरण की नाजुकता कैसी है, पर्यावरण को हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, हम विकास गतिविधियों को बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन अपने आप में एक वाइड सब्जेक्ट है और इसका अपने आप में एक अलग महत्व बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं। पर्यावरण अपने आप में एक विशाल शब्द जो सब कुछ अपने अंदर समेटे हुए हैं। इस पर्यावरण के अंतर्गत अलग अलग घटक हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल को हम शामिल करते हैं। जब दोस्तों वायुमंडल की बात आती है तो वायुमंडल, वायु के विशाल आवरण को ही हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं, जिसमें अलग अलग परतें मौजूद हैं। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल और वायुमंडल का स्वरूप होता है। दोस्तों, वायुमंडल के सबसे नीचे की परत को हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। वायुमंडल अलग अलग गैसों का समूह, जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% में अन्य गैसें हैं। तो दोस्तों, वायुमंडल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण रूप में मौजूद है। इसी वायुमंडल में ही समताप मंडल में ऊपर ओजोन लेयर मौजूद है, जो हमारे सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है। नेक्स्ट, जलमंडल। जलमंडल हमारी पृथ्वी पर 71% जल की उपलब्धता है। जलमंडल के अंतर्गत हम अलग अलग वाटर बॉडीज़ को शामिल करते हैं, जिनमें तालाबों, झीलों, नदियों, सागरों, महासागरों आदि को शामिल करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट, स्थलमंडल। स्थलमंडल के अंतर्गत हम स्थल के स्वरूप को शामिल करते हैं, जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, जिसमें अलग अलग प्रकार की भू आकृतियाँ मौजूद हैं,
जिसमें हम एक तरफ पहाड़ों को तो दूसरी तरफ पर्वतों को और नेक्स्ट मरुस्थल या मैदान आदि को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है जैव मंडल। जैव मंडल के अंतर्गत जैविक अजैविक क्रियाएं, जैव अजैव तत्व और प्लस अलग अलग जीव जंतुओं, पेड़ पौधों आदि का स्वरूप हम देखते हैं। तो हमने पढ़ा पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पारितंत्र, इकोसिस्टम्स क्या है, इसके घटक क्या है, प्रकार या महत्व क्या है। तो पारितंत्र एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग A.G. टेंसले ने 1935 में किया। पारितंत्र के अंतर्गत जीव मंडल के सभी घटकों की पारस्परिक क्रिया होती है। जी पारितंत्र के अंतर्गत हमें दो प्रमुख घटक देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक को हम जैव घटक और दूसरे को अजैव घटक के नाम से जानते हैं। पारितंत्र के जब घटकों की बात आती है उन्हें दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट का नाम है जैव घटक और दूसरे का नाम है अजैव घटक। जैव घटक के अंतर्गत पेड़ पौधों, सूक्ष्म जीव समेत सभी जीव जंतु आदि को हम शामिल करते हैं। जैव घटकों के अंतर्गत ही हमें आहार श्रृंखला, फूड चेन देखने को मिलती है। आहार श्रृंखला या फूड चेन वह चेन जिसके अनुसार एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है। दोस्तों जैव घटकों के अंतर्गत हम एक सीरीज देखते हैं जिसके अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटकों का रोल होता है। उत्पादक सभी हरे पेड़ पौधे उत्पादक हैं, उपभोक्ता सभी जीव जंतुओं समेत मनुष्य उपभोक्ता है, और अपघटक जिसमें सूक्ष्म जीवों समेत कुछ पक्षी वगैरह को हम इन्वॉल्व करते हैं। अपघटक, अपमार्जक, अपघटक वे हैं जो अलग अलग चीज़ों को इन्वायरमेंट में मिलाने का काम करते हैं। जीव जंतुओं या वनस्पति आदि के समाप्त होने के बाद उन्हें इन्वायरमेंट में मिलाने का काम, हमारे इन्वायरमेंट को शुद्ध करने का काम अपघटकों का ही होता है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है अजैव घटक। पारितंत्र के अजैव घटकों के अंतर्गत हम मृदा या भूमि, जल, सूर्य प्रकाश आदि को शामिल करते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा पारितंत्र का स्वरूप। अब हम पढ़ते हैं पारितंत्र के क्या प्रकार हैं। तो पारितंत्र अपने आप में एक महत्वपूर्ण रूप में इकोसिस्टम जिसके बिना हमारा अपना कोई आधार नहीं है। इस पारितंत्र का परिणाम ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखना है। ऊर्जा का प्रवाह जैसा हमने बताया आपको, आहार श्रृंखला जिसके अनुसार एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर बना हुआ एक फूड चेन का प्रोसेस बना होता है। तो ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखने में पारितंत्र का एक बड़ा रोल होता है। ऊर्जा प्रवाह हम कह सकते हैं खाद्य श्रृंखला का स्वरूप बना रहता है पारितंत्र के माध्यम से, और पारितंत्र के माध्यम से ही पारिस्थितिक अनुक्रमण, पारिस्थितिक संतुलन का स्वरूप बना रहता है, जिसमें सभी जीवों की आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंसी का रूप मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट हमारे सामने आता है कि पारितंत्र के कितने प्रकार हैं। तो पारितंत्र के अलग अलग प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। टुंड्रा पारितंत्र जो ठंडे क्षेत्र होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर हम टुंड्रा पारितंत्र का नाम देते हैं, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु या वनस्पति मौजूद होती है, लेकिन उनकी मात्रा थोड़ा सीमित होती है। वन पारितंत्र तरह तरह के जीव जंतु आदि का सहारा होते हैं वन, और पूरे विश्व में एक अलग स्वरूप में मौजूद है। आमतौर पर एक देश में 33% हिस्से में वनों का होना जरूरी होता है, लेकिन भारत जैसे देश में वनों की संख्या 21% है, यानी वन लगातार सीमित हो रहे हैं, जो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। घास पारितंत्र, घास पारितंत्र के अंतर्गत घास स्थलों को शामिल करते हैं। दोस्तों विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग घास स्थल आज भी मौजूद हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका प्रेरी, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, इसके अलावा एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच में हम स्टेपी को, अफ्रीका के रिगार्डिंग हम अफ्रीका महाद्वीप की जब बात आती है तो उसमें हम वाइल्ड को या सवाना को, और ऑस्ट्रेलिया में हम डाउन्स को शामिल करते हैं। तो घास स्थल दुनिया के अलग अलग देशों में है। मरुस्थलीय पारितंत्र, इसके अलावा जलीय पारितंत्र जिसमें हम जल वाटर बॉडीज को हम इन्वॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि आज हमारे पारितंत्र के सामने क्या संकट है। तो भारत समेत लगभग पूरे विश्व में आज पारितंत्र तरह तरह की समस्याओं से ग्रस्त है। पारितंत्र लगातार नष्ट होता जा रहा है, जीव जंतुओं का आवास लगातार नष्ट हो रहे हैं। तो पारितंत्र के नष्ट होने के पीछे सबसे बड़ा कारण वनों की कटाई है। वनों की कटाई लगभग पूरे विश्व में अलग अलग संदर्भों में, कहीं पर कृषि योग्य भूमि के लिए, कहीं पर बागान कृषि का विकास करने के लिए, कहीं पर औद्योगिक गतिविधियों को स्थापित करने के लिए वनों की कटाई उच्च स्तर पर जारी है, जिसका परिणाम कहीं ना कहीं पारितंत्र के नकारात्मक रूप में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा वनों में लगने वाली आग, दुनिया के अलग अलग देशों में समय समय पर वनों में आग लगती ही रहती है। जैसे कि पिछले कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भयानक आग लगी, और अमेज़न वर्षा वनों में आग लगी, जिसमें लाखों करोड़ों की संख्या में जीव जंतु मारे गए।
इसके अलावा जीव जंतुओं का अवैध शिकार भी पारितंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। अनियोजित नगरीकरण जो कि पूरे विश्व में है, प्रक्रिया बढ़ रही है, उस नगरीकरण के कारण भी पारितंत्र को नुकसान पहुंच रहा है। और सबसे बड़ा कारण हम मान सकते हैं अनियोजित विकास, बिना सोचे समझे विकास करना। आज हमने विकास को इतना महत्व दे दिया कि हम पर्यावरण को बिल्कुल साइडलाइन पर पहुंचा दिया है। उसी का परिणाम है कि पर्यावरण चक्र पूरी तरह चेंज होता हुआ हम देख रहे हैं भारत समेत अलग अलग देशों में। गर्मियों का प्रोसेस नहीं है, यानी गर्मी पहले की तुलना में बढ़ रही है। सर्दी के दिन लगातार कम होते चले जा रहे हैं। इसी तरह वर्षा की मात्रा भी लगातार कम हो रही है, सिर्फ और सिर्फ पारितंत्र को नुकसान पहुंचाने के कारण ही। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि संसाधन है क्या? तो संसाधन जिनका उपयोग करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं उन्हें हम संसाधनों के नाम से हम जानते हैं। संसाधनों के अलग अलग स्वरूप हैं। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत हम भूमि संसाधन, खनिज संसाधन, मृदा संसाधन, फसल एंड वन उत्पादों को शामिल करते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे अपने जीवन का विकास है प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से ही है, लेकिन पिछले कुछ समय से प्राकृतिक संसाधन लगातार सीमित होते चले जा रहे हैं, जिनकी रक्षा के लिए अलग अलग कदमों को उठाया जाना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे सामने ऊर्जा संसाधन, वे संसाधन जिनका उपयोग करके हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, शक्ति को प्राप्त करते हैं, उन्हें हम ऊर्जा संसाधनों के नाम से जानते हैं। ऊर्जा संसाधनों को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत जिनका उपयोग हम पहले से करते आए हैं। परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को हम अनवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं, क्योंकि इनका उपयोग एक बार करने पर दोबारा नहीं किया जा सकता। जिनमें कोयला पूरे विश्व में लगभग इसका स्वरूप हम देख सकते हैं। अलग अलग किस्में कोयले की होती हैं, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिन कोयला, लिग्नाइट, बिटुमिन, एंथ्रासाइट और पीट, अलग अलग किस्में कोयले की मौजूद हैं। कोयले का उपयोग करके दुनिया के अलग अलग देशों में विद्युत प्लांट स्थापित किए गए हैं। लौह स्टील प्लांटों में भी कोयले का उपयोग हो रहा है। अलग अलग उद्योगों में कोयले का उपयोग हम देख सकते हैं। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, जिसको आमतौर पर पेट्रोलियम कुओं के ऊपर प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम जिसे हम लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जानते हैं और आज हमारे जीवन का आधार है। तो दोस्तों, हमने पढ़ा परंपरागत ऊर्जा संसाधन जिनका उपयोग एक बार करके हम दोबारा नहीं कर सकता, जिनके संरक्षण किया जाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, गैर परंपरागत संसाधन, गैर परंपरागत जिनका उपयोग हम पहले नहीं करते थे लेकिन अब हम कर रहे हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत को हम नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन भी कहते हैं, क्योंकि इनका उपयोग एक बार कर हम दोबारा भी कर सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा को शामिल करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे सामने जल ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जल ऊर्जा के अंतर्गत हम नदियों पर बांधों को बनाते हैं, उन बांधों के माध्यम से हम ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। पवन ऊर्जा, पवन चक्कियों के माध्यम से पवन ऊर्जा को प्राप्त किया जा रहा है। देश के समुद्र तटीय क्षेत्रों में और अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर पवन का स्वरूप तेज अवस्था में रहता है, वहाँ पर हमने पवन ऊर्जा प्लांट लगाए हैं। सौर ऊर्जा प्लांट भी आज देश के अलग अलग भागों में मौजूद हैं। सौर ऊर्जा को हम फोटोवोल्टाइक सेल के माध्यम से प्राप्त करते हैं। भूतापीय ऊर्जा, वे क्षेत्र जहाँ से गर्म जल निकलता है तो उन क्षेत्रों में हम भूतापीय ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में। जैव ऊर्जा, शहरी कूड़े करकट से प्राप्त ऊर्जा को हम जैव ऊर्जा, ग्रामीण क्षेत्र में गोबर और वनस्पति के माध्यम से प्राप्त ऊर्जा को हम जैव ऊर्जा या बायोगैस ऊर्जा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, क्या है जैव विविधता? हॉट स्पॉट्स क्या है और बायोस्फीयर्स क्या है? तो जैव विविधता शब्द का उपयोग 1980 में ई.ए. नॉर्स के द्वारा किया गया। आगे चलकर जैव विविधता के संदर्भ में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो भी सम्मेलन हुए उनमें जैव विविधता को मुख्य रूप दिया गया। आज भारत जैसे देश में जैव विविधता काफ़ी उच्च स्तर पर मौजूद है। माना जाता है भारत में 81,000 वन्य जीव प्रजातियाँ हैं, जबकि 47,000 वनस्पति प्रजातियाँ मौजूद हैं। दोस्तों, बात आती है कि हॉट स्पॉट क्या है। जहाँ हॉट स्पॉट, वे क्षेत्र जो जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न है, उन्हें हम हॉट स्पॉट के नाम से जानते हैं। पूरे विश्व में आज करीब 35 हॉट स्पॉट्स मौजूद हैं, जिनमें भारत में 4 हॉट स्पॉट माने जाते हैं, जिनमें इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट क्षेत्र और सुंडालैंड क्षेत्र है। बात आती है कि आज जैव विविधता किन संकटों से ग्रस्त है। दोस्तों, आज हमारा पर्यावरण संकट में है, तो उसका परिणाम जैव विविधता के संकट के रूप में भी हम देख सकते हैं। जैव विविधता के संदर्भ में लोगों को
जागरूक बनाए रखने के लिए 1948 में एक संगठन बना IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचुरल कंजर्वेशन। IUCN के द्वारा रेड डाटा लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें उन पेड़ पौधों, जीव जंतु आदि का उल्लेख होता है जो लुप्त प्राय हैं, लुप्त होने की दिशा में है। भारत में माना जाता है स्तनधारियों की करीब 79 प्रजातियां, पक्षियों की 44 प्रजातियां, सरीसृप की करीब 15 प्रजातियां और पादपों की 1500 प्रजातियां नष्ट होने के कगार पर है। दोस्तों, बात आती है कि जैव विविधता किन कारणों से खतरे में है, जैव विविधता को किन कारणों से क्षति पहुंच रही है, नुकसान पहुंच रहा है। दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि अभी आपको बताया गया, वनों की कटाई, आग का लगना वनों में, नगरीकरण की प्रक्रिया, अनियोजित विकास की प्रक्रिया, शिकार जैसी गतिविधियां, नगरीकरण का स्वरूप। दोस्तों, ये सब कारण है जिसकी वजह से हमारी जैव विविधता लगातार खतरे में बनी हुई है। तो दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन AVS पार्ट फर्स्ट, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। हेलो दोस्तों, अब हम आपको पर्यावरण अध्ययन AVS पार्ट सेकंड के बारे में बताएंगे, जिसमें हमने 6 टॉपिक या क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, क्या है पर्यावरण प्रदूषण। दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण वह स्थिति जिसके अनुसार हमारे पर्यावरण में कुछ ऐसे तत्व आ जाते हैं जिसकी वजह से जल, थल, वायु तीनों के तीनों बुरी तरह दूषित हो जाए। उस स्थिति को हम प्रदूषण के नाम से जानते हैं। जल प्रदूषण के अलग अलग स्वरूप हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण एंड कचरे से संबंधित प्रदूषण और स्थल या नगरीय अपशिष्ट से संबंधित प्रदूषण। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण वह स्थिति है जिसके अनुसार वायु के स्वरूप में कुछ ऐसे तत्व मिल जाएं जिससे वायु पूरी तरह दूषित हो जाए। जैसे PM2, पार्टिकुलेट मैटर 2 जैसे तत्व बढ़ जाए, फ्लाई ऐश की क्वांटिटी बढ़ जाए। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे तत्वों का मिलना ही वायु प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वायु प्रदूषण अगर उच्च रूप में एक क्षेत्र विशेष में हो जाए, विशेष रूप से नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसों की मात्रा बढ़ जाए और उस क्षेत्र में बारिश हो, तो ऐसी बारिश को हम अम्लीय वृष्टि के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, जल प्रदूषण। वाटर बॉडीज का दूषित होना, तालाबों, नदियों, झीलों के पानी का दूषित होना ही जल प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। आज केवल धरातली जल ही प्रदूषित नहीं है, भूमिगत जल भी हमारी गतिविधियों की वजह से दूषित रूप में देखने को मिल रहा है। जल प्रदूषण के लिए अलग अलग कारक जिम्मेदार हैं। गंगा, यमुना जो कभी हमारी पवित्र नदियों में मानी जाती थी, आज के समय में बढ़ते प्रदूषण के कारण दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में उनकी गिनती होती है। जल प्रदूषण के लिए सीवर जल का नदी जल में गिरना, औद्योगिक जल का नदी जल में गिरना, नदियों के किनारे अतिक्रमण का होना और मूर्ति विसर्जन जैसी गतिविधियां जल प्रदूषण को बढ़ावा दे रही हैं। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि हम अपने चारों तरफ वाहनों के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से, अलग अलग जो मनोरंजन गतिविधियां होती हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, वहाँ पर लाउड स्पीकरों का उपयोग उच्च रूप में देखते हैं। तो दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्या है प्रॉब्लम्स है और समय के साथ साथ इसका स्वरूप भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। नेक्स्ट है नाभिकीय प्रदूषण। नाभिकीय प्रदूषण, परमाणु प्रदूषण, वह प्रदूषण जो नाभिकीय संयंत्रों के माध्यम से, परमाणु प्लांटों के माध्यम से देखने को मिलता है। इसके अलावा नाभिकीय प्रदूषण का एक ही रूप और रेडिएशन प्रदूषण के रूप में भी हम जान सकते हैं, जो चिकित्सीय उपकरणों के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रदूषण। ई कचरा जिसके अंतर्गत हम ई कचरे से संबंधित चीज़ों को शामिल करते हैं, जिनमें ट्यूबलाइट, टीवी, लेड लाइट, मोबाइल, कंप्यूटर्स वगैरह पार्ट्स को हम देखते हैं। दोस्तों, ई कचरे का भी उचित निपटान व्यवस्था हमारे भारत में नहीं है और ई कचरे के माध्यम से काफ़ी विषैली धातुएं, विषैली गैसों का रिसाव होता है, जो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक है। नेक्स्ट, स्थल प्रदूषण यानी नगरीय अपशिष्ट। तो दोस्तों, लगभग सभी नगरों में आज अपशिष्ट पदार्थों का निपटान एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। राजधानी दिल्ली में भी अगर हम देखें तो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग लेवल पर पहाड़ों का रूप एक उच्च रूप में मौजूद बना हुआ है।
जिसके तरह तरह के साइड इफेक्ट पड़ते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा पर्यावरण प्रदूषण और उसके अलग अलग स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे। तो दोस्तों पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा है जो आज पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। लगभग सभी देश कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं। फर्क इतना है कि विकसित देश कम है, बल्कि विकासशील देश उससे ज़्यादा, जबकि विकासशील देश ज़्यादा रूप में उससे प्रभावित है। तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा वैश्विक स्तर पर भी, लेकिन फिर भी हमने 2 प्रॉब्लम ली। पहली प्रॉब्लम ओजोन परत का नष्ट होना, ओजोन अपक्षय। दूसरा ग्लोबल वार्मिंग। क्या है ओजोन अपक्षय? ओजोन O3 वह परत जो समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में मौजूद है। दोस्तों यह वह परत है जो हमारी सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा का काम करती है। 1986 के बाद ओजोन लेयर्स में हमें सुराख का प्रोसेस, छिद्रों का प्रोसेस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पर आ रही हैं। तो दोस्तों ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्या है प्रॉब्लम है। बात आती है कि ओजोन परत का अपक्षय क्यों हो रहा है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन समूह के रसायनों का उपयोग करना, जिसका उपयोग AC एंड रेफ्रिजरेटर्स में हम करते हैं। इसके अलावा एरोसोल समूह के रसायनों का उपयोग करना, लड़ाकू जहाज कहीं ना कहीं ओजोन परत के नष्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा नाम है भू उष्णता। इसको हम भूमंडलीय उष्णतापन के नाम से भी जानते हैं। क्या है ग्लोबल वार्मिंग? तो ग्लोबल वार्मिंग वह स्थिति है जिसके अनुसार पृथ्वी के तापमान में समय के साथ साथ वृद्धि होती चली जा रही है। पिछले दिनों एक सर्वे के अनुसार 1880 के से आज तक विश्व के तापमान में करीब 1 डिग्री की वृद्धि हो चुकी है। यानी जिन जगहों का तापमान 0 डिग्री था, वहाँ का तापमान अब 1 डिग्री हो चुका है। यानी जिन जगहों पर पानी बर्फ़ के रूप में मौजूद था, वो बर्फ़ अब पानी के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उम्मीद जताई जा रही है, वैज्ञानिक कह रहे हैं, पर्यावरणविद चिंता जता रहे हैं कि अगर हम नहीं सुधरे, ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार को नहीं रोका गया, तो 2100 तक दुनिया के 80% ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। बात आती है कि ग्लोबल वार्मिंग की क्यों बढ़ रही है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ग्रीन हाउस गैसेज है, जिनमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का स्वरूप है। इसके अलावा वनों की कटाई, बढ़ता नगरीकरण, अनियोजित विकास, केमिकल्स का प्रयोग कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम है कि ग्लेशियर पूरे विश्व में लगातार पिघल रहे हैं, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है, और उसी का परिणाम है कि समुद्र तटीय प्रदेशों को डूबने का खतरा बढ़ रहा है। पिछले कुछ समय से समुद्री क्षेत्र में तरह तरह की आपदाओं का भी विस्तार हो रहा है। पर्यावरण चक्र पूरी तरह बदल चुका है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन सब का संबंध ग्लोबल वार्मिंग से है। तो दोस्तों हमने पढ़ा वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे और उनकी समस्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुदाय और पर्यावरण संरक्षण, समुदाय कम्युनिटी का पर्यावरण संरक्षण में क्या योगदान हो सकता है। दोस्तों हम पर्यावरण में रहते हैं, पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी होती है। तो एक सजग व्यक्ति, एक सजग नागरिक, एक सजग संगठन वास्तव में चाहे तो पर्यावरण को आसानी से संरक्षित कर सकता है। जैसे कुछ हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं। जब जब समुदाय सामने आया तब तब एक बड़ी मिसाल कायम की और उसने पर्यावरण की रक्षा की। जैसे राजस्थान का खेजड़ी गांव, 1730 में जोधपुर के सम्राट या महाराजा ने खेजड़ी गांव से वृक्ष को काटने का आदेश दिया। बिश्नोई समुदाय जो कि खेजड़ी गांव में रहता है, वह खेजड़ी वृक्षों को पवित्र मानता है। इसके अलावा अन्य जीवों, काले हिरन वगैरह की रक्षा भी करता है। जब सम्राट ने ऑर्डर दिया कि पेड़ों को काटा जाए, तो बिश्नोई समुदाय के लोगों ने पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उनसे चिपकने का फैसला किया। इसमें मुख्य भूमिका अमृता देवी ने निभाई। अमृता देवी और उनके परिवार के लगभग सभी लोग पेड़ों की रक्षा के लिए शहीद हो गए। इसके अलावा 360 के करीब बिश्नोई समुदाय के अन्य लोगों ने भी अपनी जानों को पेड़ों की रक्षा के लिए गंवा दिया। दोस्तों ये एग्जाम्पल है इतिहास में कि किस तरह बिश्नोई समुदाय के लोगों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए अपनी जान की आहुति दी, लेकिन अन्य पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए उन्होंने एक मैसेज दे दिया। आधुनिक काल में चिपको आंदोलन, चिपको उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में जब लकड़ी ठेकेदारों ने पेड़ों की उच्च रूप में कटाई की। दोस्तों पेड़, वृक्ष हमारा आधार है। विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षों का होना और भी ज़्यादा जरूरी है। जब लकड़ी ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ों की कटाई की, तो सिचुएशंस में गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट,
चंडी प्रसाद भट्ट जैसे लोग सामने आए और उन्होंने पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से रोकने का फैसला किया। देखते ही देखते चिपको आंदोलन का यह रूप गढ़वाल के अन्य क्षेत्रों गांवों में तेजी से फैलता चला गया। परिणाम स्वरूप सरकार ने इस क्षेत्र में वनों की कटाई पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी। तो चिपको आंदोलन आने वाले अन्य आंदोलनों के लिए एक मिसाल बन गया। नेक्स्ट, बीज बचाओ आंदोलन। उत्तराखंड के गिटिहरी क्षेत्र में आंदोलन चला। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि अपने जो हमारे देसी बीज हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का तुम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कितना अच्छा होगा हम परंपरागत बीजों का उपयोग करें। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने अपीको आंदोलन। जिस तरह चिपको आंदोलन चला उसी चिपको आंदोलन की तर्ज पर दक्षिणी भारत में यानी उत्तरी कर्नाटक में 1983 में पांडुरंग हेगड़े ने अपीको आंदोलन को चलाने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ पर भी लकड़ी ठेकेदार एक लिमिट से ज़्यादा पेड़ों को काट रहे थे, जिससे पर्यावरण के सामने तरह तरह के संकट पैदा हो रहे थे। नेक्स्ट, शांत घाटी आंदोलन यानी साइलेंट वैली मूवमेंट। 1980 में सरकार द्वारा केरल की कुंती पूजा नदी पर जब बांध बनाने का निर्णय लिया, दोस्तों यह क्षेत्र 89 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ था। यहाँ जैव विविधता का एक बड़ा स्वरूप मौजूद है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र विशेष के लोग, वहाँ के लोग सामने आए और उन्होंने साइलेंट वैली मूवमेंट आंदोलन को चलाया। परिणाम स्वरूप सरकार को दबाव में पीछे हटना पड़ा। नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध विरोधी आंदोलन। दोस्तों बांधों का बनना विकास के लिए जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी का पैदा करना और अन्य गतिविधि हम बांधों के माध्यम से करते हैं, लेकिन यही बांध हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह भी होते हैं। सबसे पहली बात, लोग विस्थापित होते हैं, वन योग्य भूमि डूब जाती है। हाँ, तो ऐसे ही भारत में सरदार सरोवर बांध विरोधी आंदोलन चला, नर्मदा नदी पर बनने वाले बांध के विरोध में। इसके अलावा टिहरी बांध विरोधी आंदोलन और अन्य आंदोलन। तरुण भारत संघ राजेंद्र सिंह द्वारा इस आंदोलन या संगठन को चलाया गया। तालाब बचाओ जैसा आंदोलन, पानी बचाओ जैसा आंदोलन उन्होंने चलाने का फैसला किया। इसके अलावा दोस्तों लगभग सभी धर्मों में पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। हिंदू धर्म के अंतर्गत पीपल, तुलसी जैसे वृक्षों को पवित्र माना गया। मुस्लिम धर्म में भी अंजीर, जैतून, खजूर जैसे वृक्षों को पवित्र माना गया। लगभग सभी धर्म पर्यावरण संरक्षण पर फोकस करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समुदाय का पर्यावरण संरक्षण में एक बड़ा योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारत और पर्यावरण संरक्षण, कि भारत ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में क्या कुछ कदम उठाए। दोस्तों 1947 में देश की आज़ादी के बाद भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए आरंभ से ही कदम उठाए। इस संदर्भ में सबसे पहले अनुच्छेद 48A भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 40A का एक मुख्य स्थान है, जिसमें व्यवस्था की गई है, कहा गया है कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा, उसके संवर्धन बढ़ावा देने का काम करेगा। नेक्स्ट, भारतीय वन्यजीव रक्षा अधिनियम 1972 में सरकार द्वारा पास किया गया ताकि वन्यजीवों की रक्षा के लिए कदमों को उठाया जाए। आगे चलकर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया, क्योंकि टाइगरों की संख्या लगातार हमारे देश में कम हो रही थी। तो इन टाइगरों की संख्या को कम करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाया गया। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 नदियों में प्रदूषण के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए, झीलों में प्रदूषण के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए उद्योगों पर लगाम लगाने के लिए कि वो अपना प्रदूषित जल नदियों में ना फेंके, 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बनाया गया। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 एलिफेंट्स हाथियों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया। नेक्स्ट, गिद्ध प्रजनन कार्यक्रम। गिद्ध अब घटकों में यानी पर्यावरण शुद्धता, पर्यावरण के संरक्षण में एक बहुत बड़ा रोल होता है गिद्धों का, लेकिन 1989 के बाद पूरे देश में इनकी संख्या में लगातार कमी आई। उस सिचुएशंस में सरकार ने गिद्धों के प्रजनन के लिए कार्यक्रम को चलाने का फैसला किया। नेक्स्ट, CPCB एंड SPCB। CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बनाया ताकि पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ कदमों को उठाया जाए। 2008 में सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया ताकि लोग कुछ हद तक पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूक हो, गंगा नदी की पवित्रता को समझे। इसके अलावा 2009 में गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। 2010 में NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का निर्माण किया। NGT एक दीवानी अदालत की तरह शक्तियां पाए कोर्ट है जो पर्यावरण संबंधी मामलों को सुलझाने का काम करती है।
2014 में स्वच्छ भारत मिशन को चलाया गया। गंगा एक्शन प्लान 1986 में चलाया गया 1986, यमुना एक्शन प्लान 1993 में चलाया गया। इसी तरह नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में, जल शक्ति मिशन 2016 में। इसके अलावा देश के अलग अलग भागों में 18 जीव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। देश के अलग अलग भागों में सेंचुरीज को बनाया गया है। इसके अलावा नेशनल पार्कों की स्थापना की गई है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में नामीबिया अफ्रीकी देश से चीतों को लाकर यहाँ पर छोड़ा भी गया। तो दोस्तों हमने पढ़ा भारत ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में क्या कदम उठाए। इसके अलावा सीएनजी व्हीकल्स को बढ़ावा दिया गया, ई व्हीकल्स को गवर्नमेंट बढ़ावा देने की कोशिशें कर रही है। तो पर्यावरण की दिशा में शुरू से ही हम प्रयासरत रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विश्व स्तर पर कोई सम्मेलन हुए हैं। तो विश्व स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अलग अलग सम्मेलन हुए, जैसे रामसर सम्मेलन, इराक में रामसर जगह का नाम, वहाँ पर सम्मेलन हुआ आर्द्रभूमि वेटलैंड की रक्षा के लिए, ताकि नमभूमि की रक्षा की जाए, क्योंकि नमभूमि वेटलैंड में जैव विविधता का रूप एक बड़े पैमाने पर होता है। स्टॉकहोम सम्मेलन, स्वीडन के स्टॉकहोम में 1972 में सम्मेलन हुआ पर्यावरण की रक्षा के लिए। मॉन्ट्रियल समझौता 1986, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। पर्यावरण सुरक्षा में इसका सबसे बड़ा रोल है, जिसमें सतत विकास की अवधारणा पर बल दिया गया, एजेंडा 21 पर बल दिया गया। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, ओजोन परत की सेफ्टी की बात कही गई। पेरिस जलवायु सम्मेलन 2014, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए CO2 के उत्सर्जन में कमी लाने की बात कही गई। दोस्तों सबसे बड़ा कदम यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उठाया गया 2015 में, जब यूएनओ ने 2015 में SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्यों की घोषणा की। SDG की संख्या 17 है। नेक्स्ट, पर्यावरण के संदर्भ में कौन कौन सी पुस्तकें या रिपोर्टें हैं। तो पर्यावरण के संदर्भ में अलग अलग पुस्तकें या रिपोर्ट है। क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट लिमिट्स टू ग्रोथ 1972, सुमाकर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल 1974, ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट ओवर कॉमन फ्यूचर और एजेंडा 21, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन की रिपोर्ट। तो दोस्तों हमने पढ़ा पर्यावरण अध्ययन EVS पार्ट सेकंड। तो दोस्तों पर्यावरण वास्तव में एक संवेदनशील मुद्दा है और पर्यावरण की रक्षा के लिए समुदाय को भी आगे आने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी पर्यावरण की रक्षा के लोगों को जागरूक कर सकते हैं, तो इसका परिणाम वास्तव में सकारात्मक होगा। तो दोस्तों ये लेसन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।